Hello guys, in this video we will learn how to create or write context-free grammar for a given language, that is construction of CFG. context-free grammar किसी लैंग्वेज का कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ लैंग्वेज कहने का मीनिंग हो गया, हम ह्यूमन लैंग्वेज का भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज का भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं, लाइक सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एटसेट्रा। या आप सिंपल लैंग्वेज लाइक राइटिंग a language that generates any number of particular letter like A, B, etc. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन से इसमें जो भी ग्रामर लिखे जाते हैं उस ग्रामर के 4 टपल्स होते हैं, NTPS। NTPS का मीनिंग है कि इसमें जो भी ग्रामर होगा उसमें नॉन टर्मिनल होंगे जिसको हम वेरिएबल भी कहेंगे, और टर्मिनल होंगे जो मेरा एंड सिंबल होगा, और प्रोडक्शन रूल्स होंगे और स्टार्ट सिंबल्स होंगे। नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टार्ट सिंबल। कोई भी लैंग्वेज है तो उसके अपने रूल्स होते हैं जो उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग होते हैं। अब उस ग्रामर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमारा सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट्स होते हैं। यदि हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो ह्यूमन लैंग्वेज में जो भी हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स बनेंगे, रूल्स होंगे, उससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमारे स्टेटमेंट्स की बात होती है। तो इस 4 टर्म को यूज करते हुए हम ह्यूमन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज और एनी अदर सिंपल लैंग्वेज के लिए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहते हैं। इसके लिए क्या रूल्स होंगे और कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सी लैंग्वेज में कैसे सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स का हम कैसे CFG बनाएंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट लेकर के देखेंगे। फिर इसी तरह से अदर स्टेटमेंट्स को भी हम लोग क्रिएट करेंगे, और सारे स्टेटमेंट्स के यदि डिफरेंट स्टेटमेंट्स के CFG हमने लिख लिया तो हम उसे एक साथ कंबाइन कर दें तो सी लैंग्वेज का कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कंप्लीट होगा। इस काम को करने के लिए ही इस वीडियो को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन है, राइटिंग अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज। कोई भी एक लैंग्वेज है, इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग रूल्स, हमें उसमें रूल्स डिफाइन होंगे जो उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग होंगे। फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ सेंटेंसेज, ह्यूमन लैंग्वेज है तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, वो सेंटेंस कैसे बना है। यदि कंप्यूटर लैंग्वेज है तो उसका स्टेटमेंट्स कैसे बना है, कैन बी फॉर्म। CFGs are often used in formal language theory and the implementation of programming languages। यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज के लिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम CFG लिख सकते हैं। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू राइट अ CFG। यहाँ ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं किसी भी CFG को लिखने के लिए। सबसे पहला काम होता है उस लैंग्वेज को लिखने के लिए हम कौन कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे और कौन कौन सा नॉन टर्मिनल यूज करेंगे। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं और ये डिफाइन होगा उसके प्रोडक्शन रूल से। सो टर्मिनल्स क्या है? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज सच एज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और टोकन्स लाइक अल्फाबेट्स। यदि हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करते हैं या अदर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट हो सकता है, या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो नंबर हो सकते हैं। इस तरह के जो सिंबल्स हैं उसी को हम यहाँ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या टोकन कहते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं लाइक एप्सिलॉन, जो हमारा है एप्सिलॉन और डॉलर, ये सब भी हमारे टर्मिनल्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनल। दीज आर प्लेस होल्डर्स दैट रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ टर्मिनल। बेसिकली ये एक वेरिएबल है जिसको कि हम लोग जैसे दिखा सकते हैं, V हमारा कैपिटल लेटर में दिखा है तो ये मेरा नॉन टर्मिनल होगा। जनरली टर्मिनल को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और नॉन टर्मिनल को कैपिटल लेटर से, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको कंप्लीट वर्ड से भी दिखाते हैं, जैसे S
हमारा नॉन टर्मिनल है। यदि एस को हम स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट यदि हम लिखे एस कैपिटल और स्टार्ट, ये भी मेरा नॉन टर्मिनल कहलाएगा। आप किस में कन्वीनियंट है आप वैसे लिख सकते हैं। सिंगल लेटर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं और कंप्लीट वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनल होगा जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई द स्टार्ट सिंबल। उस पूरे लैंग्वेज में कोई एक नॉन टर्मिनल होगा जो स्टार्ट सिंबल होगा, तो उस स्टार्ट सिंबल को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। चूज अ नॉन टर्मिनल दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रामर। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द टॉप लेवल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज। लास्ट स्टेप होगा डिफाइन प्रोडक्शन रूल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग हो। ह्यूमन लैंग्वेज लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रूल लिखे जाएंगे। सी का लिख रहे हैं तो सी के जो फॉर्मेट और सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रूल्स लिखे जाएंगे एटसेट्रा। राइट प्रोडक्शन रूल्स टू स्पेसिफाई हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। किसी लैंग्वेज का कोई भी पार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा उसके लिए हम रूल डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम लोग चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर से हम लोग जानते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के जो प्रोडक्शन रूल होंगे वो ए टू बीटा होगा। ये ए टू बीटा कहने का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ ए का लेंथ बीटा के लेंथ से लेस या इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ए हमारा कोई वेरिएबल है तो इसको हम बी पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ए को हम इस तरह से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए को हम बीसी पर सेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सिंबल्स राइट साइड्स में अधिक होना चाहिए लेकिन लेफ्ट साइड में लेस होना चाहिए। ये मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये भी कहता है कि जो लेफ्ट साइड में हमारा नॉन टर्मिनल होगा उसका लेंथ 1 ही रहना चाहिए। यानी इस साइड में हम ए बी इक्वल टू राइट साइड में सिंगल और मल्टीपल लिख नहीं सकते। हम इस तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं बना सकते हैं क्योंकि इधर लेंथ हमारा 2 हो गया, जबकि यहाँ पे ये 2 कंडीशन है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि लेफ्ट का लेंथ ऑलवेज 1 होगा और राइट का जो प्रोडक्शन होगा उसका लेंथ आपका 1 और मोर देन 1 हो सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारा होता है और इसी चीज को हमने ए टू बीटा दिखाया है। तो जितने भी प्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग, उसमें लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, वेरिएबल होगा, और राइट साइड में वेरिएबल भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं एटसेट्रा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रूल डेवलप करेंगे। Each rule is A to beta where A is a non-terminal and beta is a string of terminals or non-terminals। बीटा हमारा टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी। बाकी चीजें हम लोग अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। ऊपर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लैंग्वेज ले रहे हैं और इसकी CFG लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारा है create a simple CFG for a language that generates well-formed arithmetic expressions with addition and multiplication। Like हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमारा ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है आपके अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स के अंदर यदि प्लस और माइनस से कोई टर्म डिवाइडेड हो तो वो हमारा टर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक टर्म 12 है, दूसरा टर्म हमारा 3.4 इंटू 45, ये मेरा एक टर्म कहलाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर्स को हम लोग एक टर्म मानते हैं, तो ये 2 टर्म का है। सिंगल टर्म का भी मेरा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एक्सप्रेशन का रूल है 1 और मोर देन 1 टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो, उनको हम लोग टर्म कहते हैं। तो यहाँ 2 टर्म का हमारा एक्सप्रेशन है 12 एंड 3.4 इंटू 45, यहाँ डेसिमल नंबर से। तो इस तरह के मैथमेटिकल सिंबल को हम अरिथमेटिक मैथमेटिक्स कहते हैं और इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमें एक लैंग्वेज
CFG लिखना है, जिसके प्रोडक्शन रूल्स को लिखना है। तो इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होंगे, नॉन टर्मिनल्स होंगे, उसे हमें देखना होगा। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, टर्मिनल हमने अभी आपको बताया कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है या कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में प्लस, डॉट, स्टार, ये हमारे टर्मिनल्स कहलाएंगे। प्लस 1 2 3 4 ये भी मेरे टर्मिनल्स होंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस तरह के एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन के लिए चूंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहा गया है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होंगे। एडिशन हमारा टर्मिनल होगा, मल्टीप्लिकेशन टर्मिनल होगा, और यहाँ पर प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसलिए ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी यहाँ सिंबल यूज करेंगे। और ये भी मेरा टर्मिनल्स होगा। प्लस डिजिट्स, इस जगह पे तो हमें 1 2 3 4 और 5 डिजिट एंड डॉट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अदर एक्सप्रेशन में हमारा 0 to 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। इसलिए हमारे इस के अकॉर्डिंग टर्मिनल्स जो हमारे हो जाएंगे प्लस, स्टार, ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट, क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट एंड 0 to 9 एंड 1 डॉट। ये हमारे टर्मिनल्स होंगे जो इस एक्सप्रेशन के लिए होंगे, और इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन रूल को डेवलप करने के लिए या अरिथमेटिक ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए। अब इसके नॉन टर्मिनल क्या होंगे, तो अभी हम नॉन टर्मिनल और प्रोडक्शन रूल कैसे बनाते हैं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन रूल होगा, जो अभी हमने आपको दिखाया एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्शन रूल कुछ इस तरह से बनेगा। और इस प्रोडक्शन रूल में जितने भी वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स को हमें नॉन टर्मिनल में लिखना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल है वो कैपिटल ई है, देन कैपिटल टी है, देन एफ है, और एन है, एन डी है। ये हमारे सारे नॉन टर्मिनल हैं। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे सिंबल्स होंगे वो सब नॉन टर्मिनल है। आप डायरेक्ट इसको भी देख करके बता सकते हैं, क्योंकि यदि अनरीचेबल और नॉन जनरेटिंग सिंबल यदि नहीं है, तो जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल होंगे वो सब हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो यहाँ पे ई जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, टी हमारा टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि हर एक नंबर जो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो वो मेरा टर्म कहलाएगा। जैसे 2 + 3 यदि कहीं पे लिखा हुआ है तो ये 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा। यदि इसमें माइनस लगा दें तो ये 3 टर्म का एक्सप्रेशन होगा। इस 5 के साथ यदि हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अब ये अभी भी 3 ही टर्म का एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस से सेपरेटेड नंबर ही मेरे टर्म कहलाएंगे, चाहे वो डिजिट के फॉर्म में हो या वेरिएबल के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर 3 टर्म का ये एक्सप्रेशन है। इसमें हर एक नंबर को हम टर्म कह रहे हैं, और इस टर्म का फिर फैक्टर होगा जिसको हम f से दिखा रहे हैं, और ये हमारा फैक्टर, जैसे इसको हम इस ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, ताकि हम इसकी प्रेसिडेंस को बता सकें। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के पहले हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है पहले उसकी हम ऑपरेशन करेंगे, देन अदर सिंबल्स जिनकी प्रेसिडेंस होगी हाई उस सबको एक्सेस करेंगे। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे एक प्रोडक्शन रूल लिखा जो एग्जाम्पल ऊपर बताया था। तो उस प्रोडक्शन रूल के में जितने भी नॉन टर्मिनल आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में है। इसमें ई हमारा एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, टी मेरा टर्म दिखा रहा है, एफ हमारा फैक्टर दिखा रहा है, और जो नंबर बनेंगे लाइक 1 2 जो हमारा ये एक नंबर है, इसको हम नंबर n से डिनोट कर रहे हैं, और इस नंबर के ईच सिंबल को हम डिजिट कर रहे हैं। इवन डॉट को भी हम डिजिट कर रहे हैं। वैसे डॉट को अलग से भी आप लिख सकते हैं, ये प्रोडक्शन और CFG लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। हमने डॉट को भी नॉन टर्मिनल के अंदर में रखा है। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन हमने आपको बताया उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग
ऐसा कुछ हम प्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं जो आगे देखेंगे। और इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो कोई भी लैंग्वेज यदि दिया हुआ है तो उस लैंग्वेज का पहले हम प्रोडक्शन रूल उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और उस ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रूल यदि हमने लिख लिया तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी वेरिएबल और नॉन टर्मिनल हैं वो सारे मेरे नॉन टर्मिनल्स बन जाएंगे। तो ऊपर अभी देख लिया कि इसके टर्मिनल कौन कौन से होंगे और नॉन टर्मिनल कौन कौन से होंगे। प्लस, स्टार, ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट, क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट, 0 to 9 एंड डॉट, ये हमारे टर्मिनल होंगे जो इसके ऊपर हमने दिखाया, और टर्मिनल हमारे इसके लेफ्ट साइड में जो भी है। तो इस तरह से हमारा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल डिसाइड हो चुका है। इस प्रोडक्शन को देखने से हमें ये भी पता चल गया कि इसका स्टार्टिंग सिंबल हमारा ई होगा। तो इस सारे इंफॉर्मेशंस को हम रखकर अपने प्रोडक्शन को यूज करेंगे। प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का ग्रामर क्या होता है इसको भी हम ध्यान में रखेंगे प्रोडक्शन रूल को लिखने के लिए। यदि मेरा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, प्लस एडिशन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओपनिंग ब्रैकेट लेफ्ट पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट राइट पैरेंथेसिस, इसके प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए, और जो अदर नंबर्स होंगे डिजिट्स वे हमारे टर्मिनल्स बन गए। और प्रोडक्शन रूल जो अभी हमने आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये सारे मेरे नॉन टर्मिनल्स हो गए, ई, टी, एफ, एन एंड डी। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का ग्रामर क्या होता है इस ग्रामर को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का ग्रामर ये है कि प्लस और माइनस ये मेरे लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। दो नंबर यदि दिए हुए हों इस तरह से 2 + 3 और +5, तो अब पहले हम 3 और 5 को ऐड करें या 2 + 3 को ऐड करें। तो प्लस माइनस कहता है कि लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसलिए पहले 2 और 3 को ऐड कर लीजिए लेफ्ट में और इसके रिजल्ट को इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 5 + 5 10 होगा। ये मेरे लेफ्ट एसोसिएटिव का पार्ट कहता है। इसी तरह से कहता है कि स्टार और डिवीजन यदि एक ही एक्सप्रेशन में इस तरह से कहीं पर इस तरह से यदि दिया हुआ रहे, स्टार दिया हुआ रहे, तो इसमें पहले किसका ऑपरेशन होगा। तो चूंकि स्टार और डिवीजन दोनों ही लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, तो लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से पहले हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसके रिजल्ट को फिर इसके साथ ऑपरेट करेंगे। यदि दोनों सिंबल्स होते जैसे स्टार और स्लैश, ये दो चीजें हमारी दी हुई होती, यदि स्लैश यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता 2 × 3/5, अब इसमें पहले किसको हम ऑपरेट करें। तो चूंकि स्टार और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम होती है और दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे और इसी चीज को दिखाने के लिए हम ओपनिंग ब्रैकेट, स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को रखा है। तो पहले इसको ऑपरेट करेंगे, इसका रिजल्ट जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से। यदि यहाँ भी हमारा स्लैश होता और इस जगह पे स्टार होते तो उस केस में भी पहले हम 2 को 3 से डिवाइड करते और इसके रिजल्ट में 5 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव का फॉर्म है। इन केस चूंकि प्लस माइनस का प्रेसिडेंस सबसे लो होता है, इससे हाई प्रेसिडेंस स्टार और डिवीजन का होता है और इससे भी ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारा होता है एक्सपोनेंट का। तो हमारे 3 हायरार्की हो गए, ये मेरा सबसे लो लेवल पे है, इससे हायर हमारा ये है तो इसे हम मॉडरेट कहेंगे, और सबसे हाईएस्ट हमारा जो ऑपरेटर होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अब यदि इस रूल को रखें और इसमें यदि प्लस और माइनस दिया हो तो लेफ्ट एसोसिएटिव होंगे, स्टार और डिवीजन दिया हुआ है तो ये भी मेरा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, और इसमें तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। तो हमने एसोसिएटिविटी का रूल देखा अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में, प्लस उसके प्रेसिडेंस को देखा, तो हमें दोनों चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए यहाँ पे हमने
जो एक्सप्रेशन लिखा है वो E+T लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले का पार्ट यूज करेंगे, देन टी को यूज करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। अगेन क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस प्रोडक्शन रूल में कहता है कि जिसकी लो प्रेसिडेंस होगी वो अपर लेवल पे होगा और जिसकी हाई प्रेसिडेंस होगी वो नीचे के लेवल पे होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्लस की लो प्रेसिडेंस है इसलिए पहले इसका प्रोडक्शन रूल लिखेंगे, इसके बाद जो हमारा स्टार और डिवीजन है उसका लिखेंगे और यदि एक्सपोनेंट है तो उसका प्रोडक्शन सबसे लास्ट में होगा। इसी हायरार्की को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ई को रखा है और इस ई को रखने के बाद यहाँ जो हमारा प्रोडक्शन था E+T और ई को अगेन हम टी पर भी सेंड कर सकते हैं। देन T2 T*F और टी को हम F पर भी सेंड कर सकते हैं और F जो हमारा होगा इसमें प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए हम ये ब्रैकेट के अंदर E को रख सकते हैं। देन हमारा N है, F को N पर भी सेंड कर सकते हैं। तो इस E के दो प्रोडक्शन हो गए, E+T और T, दो में से कोई एक को यूज करेंगे। इसके भी दो प्रोडक्शन हो गए, इसके भी दो प्रोडक्शन हो गए और N को के भी दो प्रोडक्शन हो गया। N को हम DN पर भी भेज सकते हैं और N को D पर भी भेज सकते हैं। D का जो हमारा वैल्यू होगा वो टर्मिनल पे जाएगा, जिस टर्मिनल में 0 to 9 या डॉट हो सकता है। और इस पूरे प्रोडक्शन में हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है वो हमारा E है, तो स्टार्ट सिंबल E होगा। यदि टॉप लेवल से हम चलें तो बॉटम पे कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम E से स्टार्ट करेंगे और E से हमें डिजिट पे आना है। तो हमारा एक तरीका हो सकता है E से हम E+T को यूज करें या T को यूज करें और इस T के बाद अगेन दूसरे प्रोडक्शन को देखें तो T से हम T*F लिख सकते हैं या F पर भी जा सकते हैं। यदि सिंपल फॉर्म में हम चले तो किस तरीके से हम टर्मिनल पे पहुंचेंगे फ्रॉम टॉप लेवल, और इस F से हम यदि इसको यूज करें अगेन हम E पे चले जाएंगे और दूसरा प्रोडक्शन N है, इस प्रोडक्शन से हम N पे जा सकते हैं। अगेन N के दो पार्ट हैं, DN और D, इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। यदि D को हम यूज करें तो हमारा ये सीक्वेंस बन गया, हम टॉप से D पे पहुंच गए। अब D का कोई भी वैल्यू यदि आप रखेंगे तो रूट से टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारा सिंपलेस्ट पाथ होगा इसी को हम कहेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। तो इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस में E के यहाँ दो में से सिंपल T को रखा, इस T के दो में F को रखा, फिर F के इस N को रखा और N से फिर D को रखा और D से हमारा N से हमारा DN या D, इस दो में से किसी एक पर जा सकते हैं। तो दो में से कोई एक पे जा सकते हैं जिससे हमको डिजिट मिल सकता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिया जाए तो सिंपली D लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारा है एक्चुअल सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होगा यही मेरा एग्जाम्पल सेंटेंसेज होंगे और इस D के जगह पे DN भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है, ये हमारा सही है किसी भी रूट से किसी भी टर्मिनल तक पहुंचने की। तो इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस कहेंगे। अब इस पूरे को देखा जाए, अब इस पूरे ग्रामर को देखा जाए तो हमारे पास क्या रूल बन रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने टर्मिनल्स फाइंड आउट किए, प्रोडक्शन लिखने के बाद हम उससे नॉन टर्मिनल्स को फाइंड आउट किया, नॉन टर्मिनल के बाद हम उसके प्रोडक्शन रूल को लिखा जो उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग है, देन इसके स्टार्ट सिंबल को फाइंड आउट किया और देन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को बनाया। अब इसी की बेसिस पर उसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्शन मेरा ये एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऊपर जो हमने प्रोडक्शन रूल बनाया उस प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रखा है वो प्रोडक्शन रूल, और इसके अकॉर्डिंग अब चेक करते हैं कि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट सिंबल को यूज करेंगे, स्टार्ट सिंबल को लिखा, ये स्टार्ट सिंबल हमारा E+T या T पे डिराइव हो सकता है। तो हमने E+T को सिलेक्ट किया, E+T को सिलेक्ट करने के बाद हम इस T को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो T से को यदि सिलेक्ट करें तो हमारा E+T से ये T
हमारा टी स्टार एफ में जाएगा। अगेन अब ई को हम यदि देखें तो ई हमारा ई प्लस टी या टी पे डिराइव हो सकता है, तो हम इस ई को पहले टी पर सेंड कर दिया और रेस्ट चीजों को वही रखा। ये मेरा रेस्ट पार्ट है। देन टी को जो अभी सेंटेंस से बताया था कि रूट से डिजिट तक हम कैसे जाएंगे, तो इस ई पर जो पहला टर्म दिया हुआ है उसको हमें डिजिट पे कन्वर्ट करना है। तो इस ई को सबसे पहले हमने टी पे सेंड किया, टी को देन एफ पे सेंड किए बाय यूजिंग दिस सेकंड प्रोडक्शन, और एफ से हम फिर इस ब्रैकेट ई पे जा सकते हैं या एन पे जा सकते हैं, लेकिन हम इसको एन पे भेज रहे हैं तो इस एफ से हम एन पे गए और एन से हम डी एन या डी पे जा सकते हैं, जिससे हमको डी एन मिल गया। इधर का जो राइट पोर्शन है वो एज इट इज कॉपी हो रहा है। देन इस डी एन के इस एन को जब हम इस प्रोडक्शन के डी एन को रखा तो इस डी को हम 1 पे भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट है 1। और इस 1 के बाद नेक्स्ट जो हमारा एन है उस एन को हम इस, चूंकि एन के 2 प्रोडक्शन दिए हुए हैं डी एन एंड डी, तो इस एन के हम सेकंड प्रोडक्शन डी को यूज करें तो एन से हम इसको डी पे सेंड करेंगे और इस डी से फिर हम इसके डिजिट जो रिक्वायर्ड है 2, वो 1 2 को यहाँ पे हम शो करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला टर्म अरिथमेटिक टर्म अवेलेबल हो गया। अगेन प्लस दिया हुआ है, हमने प्लस को एज इट इज छोड़ दिया। देन टी स्टार एफ है। अब टी स्टार एफ है तो सबसे पहले तो हम इस टी को इसके नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जब ये कंप्लीट हो गया तो टी का हम देखेंगे, टी का दूसरा प्रोडक्शन एफ है, तो टी से हम इस टी से हम एफ पे चले गए। ये मेरा अब कंप्लीट हो गया तो रेस्ट प्लेस पर ये कैरी होगा और इधर का पोर्शन राइट पोर्शन भी कैरी होगा। तो इस टी को हमने पहले एफ पे सेंड किया, एफ के बाद हम इसको एन पे सेंड किए, एन से हम इसको इस प्रोडक्शन के डीएन को यूज किया और डीएन के बाद इसका पहला डी हम 3 पर सेंड कर दिया, या 3 पर हमने इसको डिराइव कर दिया और इस एन को अगेन इसके फर्स्ट प्रोडक्शन डीएन में डिराइव किए और इस डीएन के डी को देन हम नेक्स्ट स्टेप में डॉट में सेंड कर दिए, चूंकि हमारा 3 के बाद डॉट का रिक्वायरमेंट था। और इधर हमारा एन बच गया, इस एन को यदि हम फिर डी पर सेंड कर दें जो हमारा इस प्रोडक्शन का सेकेंड प्रोडक्शन है, तो हमें 3 पॉइंट डी मिला और इधर हमारा कैरी हो रहा है, लेफ्ट साइड भी कैरी हो रहा है। और इस डी को अब इस 4th नंबर से हम जब डिराइव किए तो हमें सेकेंड टर्म 3.4 मिल चुका होता है। अब इस तरह से 3.4 मिल गए, देन स्टार है और अब स्टार के बाद जो हमारा नॉन टर्मिनल है वो मेरा एफ। नेक्स्ट वर्क हमारा है इस एफ को हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंड करना है। तो इस एफ को हम इस एन से डिराइव किए, इस एफ को हम एन पे डिराइव किया और एन से हम फिर डीएन को डिराइव किए। डीएन का पहला डी हम 4 पे डिराइव किए जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था और इस एन को फिर इसके सेकेंड प्रोडक्शन से डी पर सेंड किया और डी से फिर हमको 5 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन रूल हमने लिखा है ऊपर, उस प्रोडक्शन रूल से हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें एक प्रोडक्शन बनाने का तरीका याद हो रहा है कि सीएफजी कैसे बनाते हैं। सीएफजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मैथ्स का जो ग्रामर रूल्स है या अरिथमेटिक ग्रामर जो हमारा होता है उस ग्रामर को पूरी अच्छी तरीके से देखना होगा और तब उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी रूल्स को फॉलो करने हैं। इस अरिथमेटिक ऑपरेशन में 2 मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट है एसोसिएटिविटी और हमारा हायरार्की या प्रेसिडेंस। तो एसोसिएटिव, चूंकि लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए लेफ्ट साइड का टर्म, लेफ्ट साइड का जो हमारा नॉन टर्मिनल है वो राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट में है, हर एक में, चूंकि लेफ्ट एसोसिएटिव है। जहां जहां ये लेफ्ट एसोसिएटिव है उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो टर्म है वो टर्म राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा और दूसरा जो इसका
पार्ट होगा वो किसी तीसरे नए वेरिएबल से डिनोट होगा। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हम इसका लेफ्ट एसोसिएटिविटी दिखाया। तो यहाँ पर हमारा ये ई टू ई, ये मेरा लेफ्ट एसोसिएटिव दिखा रहा है, टी टू टी ये मेरा लेफ्ट एसोसिएटिविटी दिखा रहा है। और प्रायोरिटी को दिखाने के लिए जो जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम अपर लेवल पे रखेंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहला लेवल है, इस पर हमने रखा, और इसके बाद वाले लेवल पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की होंगी उनको रखेंगे। पहले प्लस को रखा देन स्टार को रखा। अब रेस्ट जो हमारे सिंबल्स हैं वो सिंबल्स हमारे जनरेटिव होने चाहिए और रीचेबल होने चाहिए। तो जनरेटिव भी है क्योंकि हर नॉन टर्मिनल का कोई ना कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है, इसलिए जनरेटिव है। और स्टार्ट से यदि हम उस नॉन टर्मिनल पे आना चाहें तो उसकी भी हायरार्की हमें अवेलेबल है। तो टॉप से हर एक पे हम जा रहे हैं, इसलिए रीचेबल भी है और जनरेटिव भी है। तो इस तरह के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपने प्रोडक्शन रूल को बनाया है। अब यही सारे रूल्स को माइंड में रखते हुए हम अदर प्रॉब्लम के लिए भी बनाएंगे, फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी देखेंगे। ये हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हमें सोचना है कि किसी का प्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एग्जाम्पल तो समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमसे कहा जाता है कि आप सी लैंग्वेज का CFG लिखिए या ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश का कोई CFG बनाइए तो मुश्किल होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं कि एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करेंगे अपने, या उसका प्रोडक्शन रूल CFG कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि सी लैंग्वेज के इफ स्टेटमेंट का CFG कैसे बनाएंगे। और जैसा हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, ये इफ के दो फॉर्म होते हैं। एक हम लोग सिंपल इफ कहते हैं जिसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड जिसमें इफ एल्स होते हैं, इफ कंडीशन एल्स स्टेटमेंट। तो यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट यानी एल्स के बाद वाले स्टेटमेंट को हम एक्सिक्यूट करेंगे। तो ये दो तरह के इफ के सिंटेक्स है। जैसा हमने बताया था कि कभी भी प्रोडक्शन रूल लिख रहे हैं तो उसका सिंटेक्स देखते हैं सी लैंग्वेज के केस में। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर हो तो उसका ग्रामर देखेंगे, और यदि हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी लैंग्वेज है तो हम उसके उस स्टेटमेंट के सिंटेक्स को देखते हैं। तो हमें सिंटेक्स पता है कि इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या होता है और इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है। इसी तरह से जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में, अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं, फॉर का स्टेटमेंट हो सकता है, वाइल स्टेटमेंट हो सकते हैं, डू वाइल स्टेटमेंट हो सकते हैं। ये तीन हमारे रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। और इफ स्विच ये सब हमारे कंट्रोल कंस्ट्रक्ट होते हैं। और अदर जो कंस्ट्रक्ट होता है वो मेरा सीक्वेंशियल होता है। तीन तरह के कंस्ट्रक्ट जनरली हम लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, सीक्वेंशियल, रिपीटेटिव एंड कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। तो सीक्वेंशियल स्टेप कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब वैसा स्टेटमेंट जो सेम लाइन पर स्टार्ट होते हैं और उसी लाइन पे एंड भी होते हैं। Any statement that starts and ends on the same line is a sequential statement. And repetitive statements like for, while, do ये सब repetitive statement कहलाते हैं या repetitive construct कहलाते हैं। यदि ब्रांचिंग का कहीं पर हो तो उसको हम कंट्रोल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, और ऐसे केस में हमारे पास दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। अनकंडीशनल के केस में गो टू यूज करते हैं, और कंडीशनल के केस में इफ, स्विच और इफ के दोनों पार्ट सिंपल इफ एंड इफ एल्स, ये सब हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। तो जिस तरह के भी हमारे स्टेटमेंट होंगे उनका सिंटेक्स देखना होता है, तभी हम प्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब इस तरह के जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट को सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पे स्टार्ट होते हैं और उसी लाइन पे फिनिश भी हो जाते हैं। इन सभी का स्टेटमेंट हमें लिखना होगा यदि हम कंप्लीट सी लैंग्वेज का CFG लिखना चाहते हैं।
चूंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ इस और इस इफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया, कभी भी CFG लिखने के पहले हम लोग टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, उसका स्टार्टिंग सिंबल और प्रोडक्शन निकालते हैं। ये 4 चीजें निकालते हैं। तो इस इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के यदि हम CFG बनाएं तो उसका CFG कुछ इस तरह से बनेगा जो हम यहाँ पर लिख रखे हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्शन है, यही प्रोडक्शन हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं। लेकिन चूंकि शुरू में हमें टर्मिनल पता करना होता है और नॉन टर्मिनल पता करना होता है, तो सबसे पहला काम होता है प्रोडक्शन लिखना। प्रोडक्शन लिखने के बाद इसके अंदर जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, उन सारे टर्मिनल सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल सिंबल प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, एक्सपोनेंट के लिए अप एरो, देन स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट, small a and other operator like equal, equality, not equal, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to and not equal to। not equal to के 2 सिंबल हम लोग जनरली यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल। इसको भी हम लोग नॉट इक्वल कहते हैं, और लेस देन, ग्रेटर देन है, ये भी नॉट इक्वल है। दोनों में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं। अब किस में कहाँ पे क्या यूज हुआ है इस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने दोनों सिंबल को यहाँ पे यूज किया। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन का लास्ट वैल्यू हमारा कोई डिजिट होता है, कोई नंबर होता है। तो डिजिट के सारे सिंबल्स हमारे आएंगे 0 to 9, और एक स्पेशल डॉट भी हमारा आएगा। ये सब हमारे इस प्रोडक्शन में आ रहे हैं। ये प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे ये तो हम प्रोडक्शन वाले टॉपिक में देखेंगे इसी क्वेश्चन का। लेकिन यदि आप प्रोडक्शन लिखते हैं पहले, तो उस प्रोडक्शन से ही आपको मिलेंगे टर्मिनल्स, और वो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं इस प्रोडक्शन में, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन, स्लैश डिवीजन, अप एरो, एक्सपोनेंट, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ऑपरेटर के अंदर ये सारे सिंबल्स, इक्वल, इक्वलिटी, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डिजिट में 0 to 9 एंड डॉट। इतने सारे हमारे टर्मिनल्स हैं। इस प्रोडक्शन में नॉन टर्मिनल क्या होंगे, इसका हम एक बहुत ही सिंपल रूल बताया था कि कोई भी CFG यदि लिखते हैं तो हर एक प्रोडक्शन रीचेबल होता है और जनरेटिव होता है। जनरेटिव कहने का मतलब जो भी नॉन टर्मिनल है उनका कोई ना कोई एक प्रोडक्शन होगा, वो लेफ्ट साइड में होंगे और उसका फर्दर डेरिवेशन होगा। जैसे फैक्टर का ये डेरिवेशन हो गया, एक्सपोनेंट के हो गए, तो ये सब जनरेटिव कहलाएंगे। और एक ऐसे भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, यदि हम रूट से चलें, लास्ट तक पहुंचे या उस नॉन टर्मिनल तक रूट का कोई लिंक हो, रूट से हम उस नॉन टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं, तो वो मेरा रीचेबल कहलाएगा, अदरवाइज अनरीचेबल होगा। ये सारी चीजें हम लोग CFG के अदर ग्रामर्स में पढ़ते हैं और उसको रिमूव करते हैं। यदि हमारा प्रोडक्शन अनरीचेबल और नॉन जनरेटिव हो तो वैसे प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं हमने जो प्रोडक्शन लिखा है, या यहाँ पर आप देखेंगे भी तो यहाँ वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कोई प्रोडक्शन मेरा अनरीचेबल हो या नॉन जनरेटिव हो, सारे रीचेबल और जनरेटिव है। यदि हमारा प्रोडक्शन सही है तो हर एक नॉन टर्मिनल एक बार कम से कम लेफ्ट साइड में जरूर आएंगे। तो लेफ्ट साइड में जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनका हम यूनियन ले लें तो वो हमारा बन जाएगा नॉन टर्मिनल। इसलिए पहला हमारा नॉन टर्मिनल हो गया स्टेटमेंट, दूसरा हो गया इफ स्टेटमेंट, जैसा ऊपर हमने आपको बताया था। हम इसमें इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और चूंकि स्टेटमेंट के अंदर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं, तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के लिए सीक्वेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ स्टेटमेंट का फर्दर सिंटेक्स लिखा जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखा जाएगा। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा पहला नॉन टर्मिनल है, जो सी लैंग्वेज का कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, जो ऊपर अभी हमने बताया। और इसके 3 पार्ट हो गए, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो इस 3 के अलग अलग आपने
सिंटेक्स और रूल होंगे। इफ स्टेटमेंट को शो करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को शो करेगा कंडीशन। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स में एक हमारा वेरिएबल आता है या एक्सप्रेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन, और ये कंडीशन एक एक्सप्रेशन की तरह होता है जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। देन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट जो सेम लाइन पे स्टार्ट होते हैं सेम लाइन पे एंड होते हैं, सिक्वेंशियल कहलाएंगे। एक्सप्रेशन हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्म हो सकता है जो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये मेरा एक वेरिएबल है ए, स्मॉल ए, और स्मॉल ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देन टर्म, फैक्टर, एन, ऑपरेटर एंड डी। आप इसमें जितने भी लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल हैं उन सारे लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल को यहाँ पे लिख दीजिए तो आपका सारा नॉन टर्मिनल हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि हम किस नॉन टर्मिनल को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सीएफजी राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है वो है प्रोडक्शन रूल। यही प्रोडक्शन रूल हमारा डिसाइड करता है टर्मिनल क्या होंगे, नॉन टर्मिनल क्या होंगे। इसी प्रोडक्शन रूल को हमने ऊपर में दिखाकर आपको टर्मिनल बताया और नॉन टर्मिनल बताया। अब ये प्रोडक्शन रूल कैसे लिखेंगे, तो ऊपर के डेफिनेशन में आपको सीएफजी का डेफिनेशन बताए थे कि जब भी हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीएफजी लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसका सिंटैक्स देखते हैं जो उसका ग्रामर है। लेकिन यदि कोई ह्यूमन लैंग्वेज का हम ये सीएफजी बना रहे हैं तो वैसे केस में हम कंप्लीट उसका ग्रामर देखते हैं उस लैंग्वेज का और उसके बेसिस पर हम प्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि हम इफ स्टेटमेंट का बना रहे हैं इसलिए इफ का हम दोनों सिंटैक्स देखेंगे, सिंपल इफ कंडीशन और इसके बाद स्टेटमेंट होते हैं। यदि हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम इस स्टेटमेंट को स्किप करेंगे और इसके नीचे वाले स्टेटमेंट जो भी होंगे उसको हम एक्सिक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। और यदि इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, एल्स और स्टेटमेंट होगा। ये कंडीशन यदि ट्रू है तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे, यदि कंडीशन हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे। ये ट्रू पोर्शन के लिए होता है और ये फॉल्स पोर्शन के लिए होता है। इसमें हम दोनों ही पार्ट को देखते हैं, ट्रू और फॉल्स को। तो ये दो हमारे इफ के मेन फॉर्म है, इन्हीं के हेल्प से लैडर इफ और इम्प्लाइड और अदर इफ स्टेटमेंट बना सकते हैं। इस मेन ये दो हैं, इसी दोनों को हमने यहाँ पे रखा है, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस दोनों सिंटेक्स को दिखाने के लिए हमने ये दो वेरिएबल लिया और चूंकि स्टेटमेंट भी लिखा है तो ऊपर भी आपको बताया कि स्टेटमेंट के कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे फॉर वाइल भी हो सकता है स्टेटमेंट में, वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। INTA, यहाँ पर ए हमारा एक वेरिएबल बन गया और इस ए को यदि हम ए इक्वल टू 5 लिख दें तो ये हमारा असाइन हुआ यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू देखना है तो प्रिंट ऑफ a%d लिखते हैं। ये भी मेरा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी सीक्वेंशियल है, ये भी मेरा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर यदि हम फॉर, वाइल, डू वाइल, स्विच को यूज करते हैं तो इसकी अगेन ब्रांचिंग हो जाएगी या रिपीटिशन हो जाएगा, उसके अंदर फिर से स्टेटमेंट आएंगे। हमारा जो मेन एंड स्टेटमेंट होता है वो कोई सीक्वेंशियल स्टेटमेंट ही जनरली होते हैं। अल्टीमेटली हमको इस स्टेटमेंट में इस तरह के कुछ स्टेटमेंट लिखने होते हैं तभी हम उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हमने एक न्यू नॉन टर्मिनल ले लिया, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट में वैसे तो फॉर का भी हमारा स्टेटमेंट होगा, वाइल का होगा। यदि सबका हम लिखने लगे तो हमारा सीएफजी बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। तो हम सिंपल बनाने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ इफ का पोर्शन और इस इफ और इफ एल्स को समझाने के लिए हमें एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सिर्फ इसी 3 स्टेटमेंट को ले रहे हैं। यदि कंप्लीट सीएफजी आप बना रहे हैं सी का तो यहाँ पर और करके जैसे फॉर का लिखना है तो फॉर स्टेटमेंट, फॉर का भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, देन फॉर का सिंटेक्स यूज करेंगे। अगेन यदि आप वाइल का बना रहे हैं तो यहाँ पे वाइल का भी लिख देंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट हैं सी के, सारे स्टेटमेंट की यहाँ पर लिस्टिंग होगी इस स्टेटमेंट के अंदर में।
और जब वे सारे का हम फिर फर्दर डेरिवेशन लिख दे तो कंप्लीट सी का होगा, और ये काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग है। तो हम सिर्फ इफ को बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आप अदर स्टेटमेंट का भी प्रोडक्शन बना पाए इसके आधार पे। तो इफ स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, या 3 इसके डेरिवेशंस हो गए, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। देन इफ स्टेटमेंट का हम सिंटेक्स लिख रहे हैं जो यहाँ पे हमने बताया। देन इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने सिंटेक्स लिखा जो इस जगह पर हम बता चुके हैं। और अब कंडीशन का हम एक्सप्रेशन पे डिराइव कर रहे हैं, और ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट मेरा फर्दर एक्सप्रेशन पर डिराइव करने, और भी अदर फॉर्म हो सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी प्रोडक्शन लिख रहे हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन को हम फर्दर डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन या वेरिएबल के फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में एक टर्म है और इसके राइट साइड में 2 टर्म है। टर्म किसको कहते हैं ये पहले भी बता चुके हैं कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड पार्ट को हम टर्म कहते हैं, जैसे 2 + 3। तो ये 2 टर्म का एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन इज ए सेट ऑफ टर्म्स। अब यदि किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो, तब इसमें यदि हम मान लीजिए कि इसको 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब कितने टर्म होंगे? तो कहता है कि टर्म तभी हम कह सकते हैं जब वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से यदि ऑपरेटेड हो तो उसको हम एक ही टर्म मानते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इसमें 2 ही टर्म हो गए, एक 2 और दूसरा 3 इंटू 1.5। यहाँ पर यदि इस तरह का पूरा कहीं पे हमें रिक्वायर्ड है तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। और जब भी आप कंडीशन लिखते हैं, जैसे ये हमारा कंडीशन है, तो इधर भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम दिखाया कि हमारा कोई कंडीशन कुछ इस तरह का हो सकता है, 10 इज ग्रेटर देन 2, या हम ए की वैल्यू असाइन कर दे 10, बी की वैल्यू असाइन कर दे 2, और अब इस वेरिएबल को ए ग्रेटर देन बी। तो जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका भी है। तो एक्सप्रेशन के अंदर में आपका वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के साथ एक नए प्रोडक्शन से इसको डिराइव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन टू वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को हम वेरिएबल पे डिराइव कर सकते हैं और वेरिएबल से फिर इसको हम ए पे ला सकते हैं। और वेरिएबल हमारा अगेन एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे ये हमारा कोई वेरिएबल दिया हुआ है a = 10, यहाँ पर हम c इज ग्रेटर देन 2 + 3.5 दिए हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं c इज ग्रेटर देन d, और d के अंदर हम यदि लिख दिया कि d इज नथिंग बट द 2 + 3.5, तो दोनों का मीनिंग सेम ही हो गया, मगर अब डिराइव करने का तरीका अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि हम लिखे तो ये वेरिएबल है और ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर यदि हम इसको डी से रिप्लेस कर दें तो दोनों तरफ वेरिएबल हो जाएंगे, तो वेरिएबल को फिर से हमको इस तरह के एक्सप्रेशन पे लाना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्रोडक्शन दिया वेरिएबल टू एक्सप्रेशन। ऊपर आप पढ़े होंगे कि ई प्लस ई टू ई प्लस ई, और चूंकि ये हमारा प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो इसी चीज को हम लोग रिमूव करने के लिए राइट साइड के जो टर्म है या जो हमारा नॉन टर्मिनल है, इसको हम किसी और दूसरे नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कर दें, ऊपर वाले में लेफ्ट एसोसिएटिव भी है, राइट एसोसिएटिव भी है, इसकी राइट एसोसिएटिविटी को हम रिमूव करते हैं। ई प्लस ई को हम नए नॉन टर्मिनल टी या किसी और से भी आप कर सकते हैं रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा जो इसमें इस टर्मिनल की वजह से राइट एसोसिएटिविटी थी उसको हमने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया? क्योंकि प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, और ऊपर हम बता चुके हैं प्लस माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, स्टार डिवीजन भी हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। वैसे केस में हमें राइट एसोसिएटिव यदि है तो उसको हमें रिमूव करना होगा। अब ई को हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं या ई कह सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो ई, और टी को हम टर्म भी कह सकते हैं। इसी चीज को लिखा है एक्सप्रेशन 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 प्लस टर्म।
तो इसी तरह के सिंटेक्स आप पढ़े होंगे CFG में बहुत जगह पे। इसी CFG के प्रोडक्शन को हम इस फॉर्मेट में राइट एसोसिएटिव को हटाकर लेफ्ट एसोसिएटिव रखा। अब लेफ्ट एसोसिएटिव इसलिए है कि यदि लेफ्ट साइड का कोई नॉन टर्मिनल राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर हो, ये देखिए ये मेरा एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ये पूरे एक्सप्रेशन है, इसके सबसे लेफ्ट मोस्ट में एक्सप्रेशन है, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। यदि राइट साइड लेफ्ट साइड का कोई नॉन टर्मिनल राइट साइड में हो तो वह राइट एसोसिएटिव होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। सेम लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर भी है और राइट मोस्ट प्लेस पर भी है। तो राइट मोस्ट जितने भी ऑपरेटर होंगे उनमें लेफ्ट एसोसिएटिव हटाएंगे और जो जितने भी लेफ्ट एसोसिएटिव है उनमें राइट एसोसिएटिव को हटाएंगे। इस वजह से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया E टू E प्लस टी। और E का फुल नेम एक्सप्रेशन है, T का फुल वर्ड हमारा टर्म है। तो उसके हेल्प से एक्सप्रेशन को हमने डिराइव कर दिया, एक्सप्रेशन प्लस टर्म, और टर्म पर हमने एक न्यू प्रोडक्शन दे दिया। क्योंकि प्लस और माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं इसलिए दोनों को हमने एक जगह पे रखा है, केवल ऑपरेटर चेंज किया है। देन हमारा आता है टर्म स्टार फैक्टर और फैक्टर। ऊपर जैसा हमने बताया था कि प्लस और माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव होती है, प्लस स्टार एंड डिवीजन हमारा ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, और एक और थर्ड हमारा होता है एक्सपोनेंट। लेकिन इसमें प्रायोरिटी प्लस माइनस की सबसे कम है, उससे ज्यादा हमारा स्टार और स्लैश का होता है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की होती है। तो प्रोडक्शन लिखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी प्रेसिडेंस क्या है। तो यदि लो प्रेसिडेंस है वो प्रोडक्शन टॉप में होगा, और जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी बॉटम प्लेस पे होगा। तो सबसे पहले चूंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को हमने टॉप पे रखा, और इसके बाद अब स्टार और स्लैश के जो प्रोडक्शन होंगे उसको हम रखेंगे। तो टर्म इनटू फैक्टर और फैक्टर। चूंकि स्टार भी हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए यहाँ पर लेफ्ट एसोसिएटिव रखा है और राइट एसोसिएटिविटी को हमने रिमूव किया है। तो टर्म स्टार फैक्टर टर्म फैक्टर, ये हमारे दोनों सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं इसलिए एक साथ रखा है इसको, केवल यहाँ पे ऑपरेटर चेंज किया। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी चूंकि एक्सपोनेंट का होता है तो बॉटम प्लेस पर हमने फैक्टर रखा, फैक्टर एक्सपोनेंट, और इसको हमने एक दूसरे टर्म पर दे दिया, ये हमारा वर्टिकल बार है एक्सपोनेंट। देन एक्सपोनेंट को हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन, जो ऊपर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है दिस वन, और एन पर, और एन से हमने dn और d पे डिराइव किया। और वेरिएबल हमारा यहाँ पर जैसे इस तरह के वेरिएबल a और b दिए हुए हों तो हम a और b एटसेट्रा लिखेंगे। ऑपरेटर में हमारा इक्वल ये सब होंगे जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से अब देखें तो हमारा जो इफ और इफ एल्स का सिंटेक्स है उस सिंटेक्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्शन रूल लिखा। और जो मेरा प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम बहुत सिंपल ले रहे हैं, एक छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, उसी को ड्राइव करने के लिए हम ये प्रोडक्शन रूल लिखा है। आपका इफ स्टेटमेंट, यदि आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है इफ का ही, तो उस केस में भी ये प्रोडक्शन के कुछ पार्ट इसके चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्शन डिपेंड करता है आपका स्टेटमेंट क्या है और आपका प्रॉब्लम क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर प्रोडक्शन डिपेंड होते हैं। ये हम प्रोडक्शन जो लिखे हैं उसके लिए हम जिस एग्जाम्पल को लिए हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस पूरे प्रोडक्शंस में आपका स्टार्टिंग जो सिंबल नॉन टर्मिनल है वो मेरा स्टेटमेंट है, इसलिए स्टार्ट सिंबल हमारा स्टेटमेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, यानी रूट से यदि हम स्टार्ट करें तो बॉटम तक किस सीक्वेंस में जाएंगे। तो स्टेटमेंट से हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से तीनों में से किसी जगह पे जा सकते हैं, और वहां से फिर हम कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन से एक्सप्रेशन से हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम वेरिएबल जा सकते हैं या टर्म पे जा सकते हैं। देन फैक्टर से एक्सपोनेंट से एन, और एन से हमारे पास 2 ऑप्शन है, dn और d। इसके बाद हमें जो भी चीज मिलेगा वो टर्मिनल मिल जाएगा। तो हर एक प्रोडक्शन
हमारा रूट से एसोसिएटिव है, यानी वो हमारा रीचेबल है। इसी चीज को दिखाने के लिए हम यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को दिखाया है। ऊपर जो हमने प्रोडक्शन लिया, उस प्रोडक्शन को बनाने के पीछे हमारा ये प्रॉब्लम था। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इफ 10 इज ग्रेटर देन 4, यदि ये हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसको एक्सिक्यूट करना है। कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली 2 को हम a में असाइन करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कैसे होगा इस प्रोडक्शन की बेसिस पर, ये हम देखते हैं। और इसी प्रॉब्लम को और इफ के सिंटेक्स को ध्यान में रख करके ये प्रोडक्शन बनाया गया है। यदि यहाँ कुछ और हमारा रिक्वायरमेंट होता तो इसके कुछ पार्ट हमारे चेंज हो सकते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्शन लिखते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को या स्टेटमेंट के सिंटेक्स को जरूर देखिए। अब इसकी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो हमारा स्टार्टिंग सिंबल स्टार्ट होगा स्टेटमेंट, और चूंकि यहाँ पे सिंपल इफ यूज कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के 3 प्रोडक्शन है। इस 3 प्रोडक्शन में से हम पहले वाले इफ स्टेटमेंट को रखेंगे। तो स्टेटमेंट को हमने इफ स्टेटमेंट पे डिराइव किया। इफ स्टेटमेंट का सेकंड प्रोडक्शन में सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसलिए हमने इस प्रोडक्शन को रखा, और अदर प्रोडक्शन को हमने छोड़ दिया चूंकि इफ एल्स स्टेटमेंट का मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम नेक्स्ट प्रोडक्शन एक्सप्रेशन पे डिराइव कर सकते हैं। हमने कंडीशन से एक्सप्रेशन पे इसको डिराइव कर दिया। अदर जो इसका पार्ट है उसको एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि हमारा यही प्रोडक्शन इससे मैच करता है। देन इस एक्सप्रेशन को हम इस प्रोडक्शन से एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को इसमें डिराइव कर सकते हैं। सो हमने डिराइव किया और रेस्ट पोर्शन को एज इट इज छोड़ दिए। देन एक्सप्रेशन को हम इस से या नेक्स्ट वाले से देख रहे हैं कि हम टर्म पे डिराइव कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हमने टर्म पर डिराइव किया और रेस्ट पोर्शन हम एज इट इज छोड़ते जा रहे हैं। देन टर्म से हमारे पास है कि हम इसको फैक्टर पे डिराइव कर सकते हैं। फैक्टर पे डिराइव किया, रेस्ट पोर्शन एज इट इज। फैक्टर से हम यहाँ पे चले गए एक्सपोनेंट पे, और एक्सपोनेंट पर आने के बाद हम इस एक्सपोनेंट को n पे डिराइव कर सकते हैं। तो इस एक्सपोनेंट से हम n पे गए, और n से मेरे पास dn का डेरिवेशन है, सो हमने लिख दिया। और इस dn में d का डेरिवेशन है आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 1, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट चूंकि 1 है तो इस d को हमने 1 से डिराइव किया और n को रहने दिया। आगे हमारा एक ही डिजिट है, तो हमने क्या किया, इस n को इसके d वाले डेरिवेशन से डिराइव कर दिया, d पे चले गए, और रेस्ट पोर्शन हम एज इट इज छोड़ते जा रहे हैं। इस d को चूंकि हमारा रिक्वायरमेंट 0 पे भेजना था, तो इस d को हमने इस प्रोडक्शन से 0 पे भेज दिया। अब हमारा यहाँ तक का पोर्शन आ चुका है, ये हमें दिखाना है। तो चूंकि ऑपरेटर में हम किसी भी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, बट हमारा रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन का है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, इस ग्रेटर को ऑपरेटर से हम ग्रेटर पर डिराइव कर लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अब हम लोग यूज करेंगे। ऑपरेटर से हम ग्रेटर देन पे आ गए, और अब इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन से हम टर्म पे जा सकते हैं। सो हमने टर्म पे भेज दिया। टर्म से हम फैक्टर पे जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर पे भेज दिया। फैक्टर से हम एक्सपोनेंट पे जा सकते हैं, एक्सपोनेंट पे चले गए। एक्सपोनेंट से हम अगेन एन पे जा सकते हैं, सो हम यहाँ पे एन पे चले गए, और n से हम dn या d पे जा सकते हैं। तो चूंकि हमारा यहाँ पर सिंगल डिजिट लाना है 4, जो ऊपर के हमारे प्रॉब्लम में है, तो हम इस n को d पे भेज दिए, और d से हमारा रिक्वायरमेंट था वहाँ 4 आना चाहिए, सो हम 4 ले लिए। अब इसके बाद हमारा स्टेटमेंट है जो a इक्वल टू 2 है। अब देखते हैं इस स्टेटमेंट से a इक्वल टू 2 डिराइव होता है कि नहीं। अब जो भी हम प्रोडक्शन लिखेंगे उस प्रोडक्शन में सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ हम चेंज करेंगे स्टेटमेंट वाले पोर्शन को। यहाँ तक के सारे वर्ड्स हमारे सेम रहेंगे। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि फर्दर इसका कैसे हम डिराइव करते हैं a इक्वल टू 2 के लिए। तो स्टेटमेंट से हम देख चुके हैं कि स्टेटमेंट से हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट को हमने इस फर्स्ट वाले प्रोडक्शन से सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पर
डिराइव किया, और सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का एक डेरिवेशन एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको एक्सप्रेशन पर भेज दिया। और एक्सप्रेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ एक डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, सो हमने इस एक्सप्रेशन को इस पे कन्वर्ट कर दिए। और इस एक्सप्रेशन का एक डेरिवेशन आप देख सकते हैं वेरिएबल भी है, ये एक्सप्रेशन का एक डेरिवेशन वेरिएबल है, तो इस एक्सप्रेशन को हम वेरिएबल पर सेंड किए और रिमेनिंग पोर्शन को एज इट इज छोड़ दिया। वेरिएबल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि ए है, तो हम इस वेरिएबल को ए पर डिराइव कर दिए। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर, तो चूंकि ऑपरेटर में हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट है ए इक्वल टू 2, तो ए तो हम डिराइव कर लिया, अब इक्वल लाना है, तो ऑपरेटर में हम देखेंगे, ऑपरेटर में हमारा इक्वल है, हम इस ऑपरेटर को इक्वल पर डिराइव किए और इधर एक्सप्रेशन एज इट इज हम रहने दिए। नेक्स्ट हम इस एक्सप्रेशन को अब डिराइव करते हैं। इस जगह पर जब एक्सप्रेशन का हम देख रहे हैं, तो एक्सप्रेशन को हमें 2 पे डिराइव करना है, तो एक्सप्रेशन का यहाँ से देखिए, एक्सप्रेशन से हम जा सकते हैं टर्म पे, एक्सप्रेशन से हम इस एक्सप्रेशन के इस पोर्शन से हम टर्म पे जा सकते हैं, सो हमने एक्सप्रेशन से इसको डिराइव किया टर्म पे। टर्म से हम फैक्टर पे जा सकते हैं, फैक्टर पे चले गए, फैक्टर से हम एक्सपोनेंट पे जा सकते हैं, एक्सपोनेंट पे चले गए, एक्सपोनेंट से हम एन पे जा सकते हैं, एन हमने लिख दिया, और इस एन से हम डी पे जा सकते हैं, और डी से हम अगेन 2 पे जा सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था वो प्रॉब्लम हमारा डिराइव हो गया। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा प्रोडक्शन रूल जो हमने यहाँ पे लिखा या ऊपर हमने आपको बताया, वो बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। आप अपने प्रॉब्लम और स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए और उसी को ध्यान में रखकर आप अपना सारा प्रोडक्शन लिखिए, यही मेरा सजेशन है। अब इसी तरह से अदर प्रॉब्लम के लिए आप इफ का प्रोडक्शन लिखिए, अदर स्टेटमेंट लाइक व्हाइल, फॉर का स्टेटमेंट लिखिए। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे पहले हम सिंपल एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का CFG लिखते हैं, फिर सी लैंग्वेज के इफ स्टेटमेंट का लिखते हैं, और फिर छोटे छोटे CFG लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज के लिए। तो हमारा एक सिंपल प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज हैविंग एनी नंबर ऑफ एम्स ओवर द अल्फाबेट एम। हमारे पास एक ही अल्फाबेट है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का अल्फाबेट, जिसको कि हम इस सिग्मा से दिखाते हैं, सिंगल एम है। अब इस सिंगल एम से ये कह रहा है कि आप जितना नंबर ऑफ एम चाहे डिराइव कर सकते हो, तो जितना भी नंबर ऑफ एम चाहे कहने का मतलब मेरा नल भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, किसी भी नंबर का आप एम डिराइव कर सकते हैं, ऐसा हमको एक लैंग्वेज दिया हुआ है। अब इस लैंग्वेज के लिए हमें किस तरीके से CFG लिखना होगा, इसी लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए हम CFG भी लिखते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो रेगुलर ग्रामर में रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका अलग होता है, CFG में इसको लिखने का तरीका अलग होता है। कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनके रेगुलर ग्रामर भी होते हैं और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, रेगुलर ग्रामर हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो रेगुलर ग्रामर से हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अब रेगुलर ग्रामर में एक हमारा सिंबल होता है स्टार, जिसको हम कहते हैं क्लीन क्लोजर। यदि किसी सिंबल पर स्टार लग गया, जैसे M स्टार हमने लगा दिया, तो इसकी मीनिंग ही होती है कि नल, जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, 1, M को 1 टाइम रख सकते हैं और M को आप जितनी बार चाहें आप रख सकते हैं, तो इसका एक लैंग्वेज हो जाएगा M, डबल M, ट्रिपल M एंड सो ऑन। तो इसी चीज को डिनोट करने के लिए हम M स्टार यूज करते हैं, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा RM स्टार। लेकिन इसका लैंग्वेज हमारा ये है, और इस लैंग्वेज के लिए यदि हम CFG लिखना चाहें तो हमें टर्मिनल नॉन टर्मिनल पता करना होगा। यहाँ पर टर्मिनल हमारा 2 आएगा, एक M है और दूसरा नल है। M और नल टर्मिनल होंगे, और इसको हम एक सिंबल से स्टार्ट करेंगे जिसको हम S कहेंगे, और ये मेरा नॉन टर्मिनल होगा और यही मेरा स्टार्ट सिंबल भी होगा। अब इसके प्रोडक्शन रूल को यदि हम लोग देखें तो प्रोडक्शन रूल कुछ इस तरह से बनाए जा सकते हैं।
सबसे पहला हमारा S होगा और इसके दो प्रोडक्शन होंगे S2MS एंड S2 नल। तो इस दो प्रोडक्शन से क्या हम एनी नंबर ऑफ M निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। S से यदि आप इस सेकेंड प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो नल पे जाएंगे और नल को हम सिंपली विदाउट सिंबल मानते हैं, तो इसके कोई भी सिंबल नहीं आएंगे M का। तो ये मेरा नल का हो गया। और यदि हम एक बनाना चाहें तो S से हम इसको भेज देंगे, S से हम इसको डिराइव कर लेंगे पहले वाले प्रोडक्शन से M और S, M और S। ये हमारा पहला प्रोडक्शन से आ गया और इस S को हम नल पे भेज दें तो हमें सिंगल M मिल जाएगा। यदि इस S को हम फिर से फर्स्ट प्रोडक्शन पर डाल दें तो फिर से हमको M और S मिलेंगे। तो ये जो M और S मिलेंगे इससे हमको 2M मिल गए और इसको नल पे भेज देंगे। यदि थर्ड भी चाहिए तो इसको फिर से हम रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे M और S। तो अब आप देख रहे हैं जब भी आपको टर्मिनेट करना हो इस S को नल पे डाल दीजिए। 2 टाइम्स इसको आपने कॉल किया डबल M मिलेंगे, 3 टाइम्स कॉल किया ट्रिपल M मिलेंगे और यदि 4 टाइम्स कॉल किया तो ये 4M यहाँ पे आएंगे। और यदि आपने फर्स्ट में ही नल डाल दिया तो नल सिंबल मिल जाएंगे। तो ये मेरा प्रोडक्शन रूल होगा। इसकी स्टार्ट सिंबल हो गई S और इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस होगा वो हमारा S2S होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन 5 में कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज हैविंग एटलीस्ट 2 M's। एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक आप जितना चाहें, ओवर द अल्फाबेट M और N। लेकिन उस लैंग्वेज का अल्फाबेट में 2 सिंबल है M और N। तो हमारा इसका प्रोडक्शन रूल कैसे बनाएंगे और CFG कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम पहले इस लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट रूल को देखते हैं। तो ये कह रहा है कम से कम 2, तो कम से कम 2M बना लीजिए। कम से कम 2M तो हमारे पास रहना ही रहना है, बाकी चीजें रहें या नहीं रहें। अब इसमें अल्फाबेट हमारा 2 है, अल्फाबेट 2 है तो इस M के पहले में हमारा इस अल्फाबेट में से कोई भी आ सकता है, M भी आ सकते हैं N भी आ सकते हैं। तो 2 में से या 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस, आइदर M और N। और ये जरूरी नहीं कि आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, आप इसमें से किसी एक को जितनी बार चाहें उतनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि नहीं चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंबल हमारा होता है स्टार, जैसा कि अभी बताया। यदि इस पर स्टार लगा दिए तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट M के पहले M और N का एनी कॉम्बिनेशन। एनी कॉम्बिनेशन मीन्स नल भी हो सकता है, तो नल के केस में केवल M होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि इसमें से M को यूज करते हैं तो M M एंड सो ऑन। यहाँ पर M और N में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और जितनी बार चाहें इसको हम रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से इस दोनों M के बीच में भी हम चाहें तो M और N में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जितनी बार चाहें उतनी बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो इस पर भी क्लीन क्लोजर लगा देंगे। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहें तो इसके बाद भी लिख सकते हैं M+N। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितना होगा इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। तो अधिक से अधिक के लिए यानी कि इस फर्स्ट M के पहले भी हमारा कोई M और N का रिपीटेशन हो सकता है, इस M के और इस M के बीच में जो भी है उसका भी जितनी नंबर ऑफ टाइम्स चाहें रिपीट कर सकते हैं और M के बाद भी जितनी बार हम चाहें M और N में से किसी एक को रिपीट कर सकते हैं या दोनों को बारी बारी से रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो इस ग्रामर के लिए यदि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से बनेंगे। और इस ग्रामर के जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि L इज अ लैंग्वेज वेयर L बिलोंग्स टू L हैज M सच दैट द लेंथ ऑफ M मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का मतलब है हो गया कि कम से कम 2, अधिक से अधिक आपकी मर्जी जितनी भी चाहें। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, डबल M
इस m और इस m की वजह से यदि इस तीनों को हम नल भी कर दें तब भी आपको डबल m मिल जाएगा। और पहले वाले को नल रखें, बीच में से n को रखें और बाद में फिर इसको नल कर दें तो m nm मिल जाएगा। यदि इसमें से m को रखें, इसको m रखें, इसको नल कर दें, इस m को रखें, इसको नल कर दें तो ये मिल जाएगा। इस m को बनाने का कई तरीका हो सकता है। इसका m रखें, इसका m रखें, इसको नल कर दें, इसको नल कर दें, या इसको नल कर दें, ये m रखें, इसका m रखें, ये m रखें और इस लास्ट वाले को नल कर दें। तो बहुत से तरीके से आप इस ट्रिपल m को डिराइव कर सकते हैं। देन m n n m भी हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको हम नल रखेंगे, देन m हमारा आएगा और इसको 2 टाइम n से हम रिपीट कर दिए तो nn हो गया। और फिर इस m को रख लिए और इसको हम नल कर दिए तो हमारा m n n m आ जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे और ये इसका लैंग्वेज है। और ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, तो भाई इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलेगा। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अब बनाने के लिए हमें क्या क्या टर्मिनल CFG बनाने के लिए क्या क्या टर्मिनल और क्या क्या नॉन टर्मिनल होंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे में जो टर्मिनल है हमारा m है, n है, और चूंकि इस स्टार के लिए हम नल लगा रहे हैं तो नल भी होगा। और नॉन टर्मिनल में हम इसमें दो वेरिएबल यूज करेंगे, s और b। अब इसको किस तरीके से हम दिखा रहे हैं, तो भाई इसको दिखाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट सिंबल s रखते हैं और m और m को रख देते हैं। और इस m प्लस n स्टार को दिखाने के लिए हम यहाँ पर b नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और इस b को हम b में से m या n को दिखाने के लिए हम इसको b mb और b nb पर भेज रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे कि m प्लस n स्टार यदि दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे दिखाते हैं। m का रिपीटिशन है तो m स्टार, m और n का रिपीटिशन है तो mb और nb, ये दो प्रोडक्शन, और फिर इसको नल पे भेज देंगे। इस तरह से यदि हम इसका प्रोडक्शन लिख दें तो हमारा ये सारा चीज मिल जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग सिंबल s है, देन इसमें हम s से किस पे जा रहे हैं, s से b पे जा रहे हैं और b से फिर हमको टर्मिनल मिल जाएंगे। यदि आप इसको बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। एक हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमको MNM बनाना है तो हम S से हम इस प्रोडक्शन पे जाएंगे जिसके 5 पार्ट्स हो जाएंगे, B M देन B अगेन M B। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन से मिल गया। और इस फर्स्ट प्रोडक्शन से हमें लाना क्या है, M और N। तो इस B को हम चाहें तो इससे नल पे भेज सकते हैं तो ये हमारा नल हो गया एप्सिलॉन। इस M को हम रहने दिए और इस B को हमने सेंड कर दिया NB पर, इसको हमने डिराइव कर दिया NB पर। इस M को एज इट इज रहने दिया और इस B को इस प्रोडक्शन से हम नल पे सेंड कर दिए। अब हमारे पास हो गया M N नल, ये B है। इस B को फिर इस प्रोडक्शन से हम नल पे भेज दिए। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बच गया, आप देख सकते हो M, यहाँ से यदि हम इसको रिपीट करें तो M N, N के बाद नल है M, और इस तरीके से हम यदि सारा चीज ड्रॉ करें तो हमको MNM मिल जाएंगे। तो आप इससे अब डिराइव कर सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस लैंग्वेज का पार्ट है। यहाँ हम कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आप यूज कीजिए और यूज करके इससे अदर जो भी प्रॉब्लम है उसका CFG बनाइए। फर्स्ट कहते हैं क्रिएट अ सिंपल CFG फॉर अ लैंग्वेज दैट जनरेट्स अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट ऑफ C लैंग्वेज विद एन एग्जांपल। जैसे ऊपर हमने बताया था, create a simple CFG for a language that generates for statement for C language with an example। तो ऊपर हमने सारे if के लिए बताए हैं, उसी तरह से आप for के लिए बनाइए, देन फिर while के लिए बनाइए, अगेन फिर do while के लिए बनाइए, देन switch के लिए बनाइए। और जब ये सारे तरह के स्टेटमेंट के लिए आप बना लेते हैं कंप्लीट, तो इन सबों को कंबाइन कर दीजिए। इन सबों से आपका एक सिंपल सी लैंग्वेज का CFG तैयार हो जाएंगे। क्योंकि C लैंग्वेज का सिंटैक्स और ग्रामर कुछ और भी हैं,
जिसमें कुछ स्टेटमेंट स्पेशल्स होते हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हो, तो वे सब भी स्टेटमेंट लिखने होंगे। लेकिन एक सिंपल इफ का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें फाइल हैंडलिंग वगैरह नहीं है, तो आप उस तरह का एक CFG इस सारे स्टेटमेंट को कंबाइन करके बना सकते हैं। इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया, क्रिएट अ सिंपल CFG फॉर अ लैंग्वेज दैट जनरेट सी लैंग्वेज विथ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले आप एक एक करके बनाइए, जैसे हमने इफ का बना के दिखाया उसी तरह से आप सिक्वेंशियल बनाइए, फिर फॉर का बना कर चेक कीजिए, वाइल का चेक कीजिए, डू वाइल चेक कीजिए, स्विच चेक कीजिए, फिर लैडर इफ उसमें डालिए, इम्प्लाइड इफ भी डालिए। तो ये सबको जब आप बना लेंगे, सबको एक जगह कंबाइन कर देंगे, अपने आप आपका सी लैंग्वेज का एक CFG तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप अदर कोई लैंग्वेज दिया हुआ, जैसे कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज WCWR वेयर W बिलोंग्स टू AB ओवर द अल्फाबेट A एंड B। यहाँ पे दो अल्फाबेट AB ले रहे हैं और C हमारा यहाँ पे फिक्स है, तो W का मतलब हो गया A और B में से कोई भी कॉम्बिनेशन। तो यदि हमारा AB है, बीच में हमारा C दिया हुआ है, तो इस AB का रिवर्स हो जाएगा BA। ये हमारा वर्ड हो गया। तो इस तरह से ये हमारा एक ऐसा है कि ऑड नंबर का पैलिंड्रोम बता रहा है। उस ऑड नंबर के पैलिंड्रोम को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आप इस पर एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।